सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम उसी विषय पर बात करेंगे जिस पर पूरा देश चिंतित भी है और चर्चा में मशगूल भी है। कोलकाता में 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को जो कुछ राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, देश अभी भी उससे उबर नहीं पाया है। मामले के संदर्भ में दावा तो किया गया था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सीबीआई के हवाले केस किए जाने के बाद अभी तक अंतिम रूप से कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वारदात को एक व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अंजाम दिया गया। कई तरह की खबरें अलग अलग मीडिया माध्यमों के माध्यम से समाज के बीच में तैर रही हैं। इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश को भी बताया जाता है। इसमें अस्पताल प्रबंधन की भागीदारी को लेकर भी चर्चाएं हैं। इसमें सरकार के दखल की भी बातचीत है। प्रिंसिपल के सीधे मामले से जुड़े होने के संदर्भ में भी कहानियां हैं। पर सच बात यह है कि अभी तक आधिकारिक रूप से इस मामले पर जांच एजेंसी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। पर इसके बावजूद भी आज हम इस पर बात कर रहे हैं। बात हम इस पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया। देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उनके 2 सहयोगियों के द्वारा आज इस मामले पर स्वस्फूर्त सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो कुछ टिप्पणियां माननीय न्यायमूर्तियों के द्वारा की गई, वह अपने आप में हमारे अंतर्मन को हिला देने वाली हैं। न्यायमूर्ति इस बात पर ही केवल नाराज नहीं थे कि अस्पताल में एक बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। उन्होंने अपनी चिंताएं इस रूप में व्यक्त की कि आखिर इस देश में चिकित्सक भी सुरक्षित नहीं है, ऐसी किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, युवा चिकित्सकों के संदर्भ में अपनी चिंता को जाहिर किया और इस मामले पर ठोस कदम उठाने के संदर्भ में यहां तक कहा कि चिकित्सक और किसी पर नहीं पर कोर्ट पर भरोसा रखें। उन्होंने इस संदर्भ में एक टास्क फोर्स गठित किए जाने का आदेश दिया और शाम तक वो तमाम नाम भी सामने आ गए हैं जो इस टास्क फोर्स का हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम नामित चिकित्सकों को इस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से डॉक्टरों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना है। कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कुछ सवाल उठाए। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज के हादसे के संदर्भ में, घटना के संदर्भ में, जघन्य अपराध के संदर्भ में, जो इसमें प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल थे, पुलिस के संदर्भ में सवाल थे, सरकार के संदर्भ में सवाल थे, लेकिन साथ ही साथ सवाल डॉक्टरों की सुरक्षा पूरे देश भर में लेकर भी उनके द्वारा उठाए गए थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कटघरे में सरकार, लापरवाही पर सुप्रीम प्रहार, ये हमारा विषय है। कटघरे में सरकार केवल ममता सरकार नहीं है। कटघरे में सरकार केवल पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है। कटघरे में देश की तमाम सरकारें हैं जो तमाम राज्यों में मौजूद हैं और साथ साथ केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रत्युष सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रामनिवास जी मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट राजेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं और डॉक्टरों का पक्ष रखने के लिए जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चर्चा की शुरुआत हम प्रत्युष सिंह जी से करते हैं। और प्रत्युष सिंह जी, इस कांड के सार्वजनिक होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है ममता बनर्जी पर, हमलावर है ममता बनर्जी की सरकार पर, हमलावर है पश्चिम बंगाल की सरकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ टिप्पणियां हैं, आप अपने आप को कितना बड़ा गुनहगार महसूस कर रहे हैं? इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है अपने नागरिकों के लिए समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने की। सरकार के स्थान पर यह दायित्व निभाता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है। टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहते हैं प्रत्युष जी? देखिए, सबसे पहले आप सबको मैं नमस्कार करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरा देश आज कोलकाता की उस बेटी के लिए, हमारी बहन के लिए आवाज उठा रहा है। कोलकाता का निवासी होने के नाते, पश्चिम बंगाल का होने के नाते आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। द्वितीय बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने अपने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर न आने देने के लिए बहुत दिन पहले ही सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया था। तो केंद्र सरकार चाहकर भी सीबीआई को कोई भी मामला ट्रांसफर नहीं कर सकती बिना स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के या अप्रूवल के। इसी संदर्भ में
पीड़िता के माता पिता और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने कोर्ट जाकर हाई कोर्ट से ये आदेश पारित करवाया था कि ये मामला सीबीआई के द्वारा जांच होना चाहिए। द्वितीय घटना ये हुई है कि जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्टिव जारी किया कि हर 2 घंटे में उन्हें हर राज्य से, हर प्रदेश से, वहां के डीजीपी से और वहां के चीफ सेक्रेटरी से हर 2 घंटे पे वहां के लॉ ऑर्डर के बारे में उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने हर मेडिकल कॉलेज को, हर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को बराबर अलॉटमेंट किया है, फंड्स दिए हैं और उन्हें डेवलपमेंट करने के लिए पूरे मौका दिया है, लेकिन उस फंड का डेवोल्यूशन वेस्ट बंगाल में अच्छे से नहीं हो पाया। स्थिति इतनी बदतर है कि आज जाकर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हर मेडिकल कॉलेज को 5 लाख रुपए दिए गए हैं एडिशनल सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। मेरा सवाल यह है कि हर मेडिकल कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरास ऑलरेडी होने चाहिए। वेस्ट बंगाल में यह फंड आज अलॉट क्यों हुआ है? क्या इस घटना को होने का इंतजार किया जा रहा था? और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से हमारा सवाल उस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है जिन्होंने 2010 में कहा था कि यदि कोई छात्र मर जाता है किसी घटना में तो उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो हम आज उस विपक्ष की नेत्री ममता बनर्जी को याद करते हैं जो कहती थी कि हर एक घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। तो ममता जी, आप तो मुख्यमंत्री भी हैं, पुलिस मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो आज आपकी जिम्मेदारी कहां है? आज आप क्या कहती हैं? कहती हैं कि ये घटना हो गई है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एआई के मदद से नकली वीडियो जारी कर रहे हैं। क्या नकली है? क्या मृत और जो बेटी मर गई है उसकी मां की आंसू नकली है? क्या उसके पिता का विलाप नकली है? क्या पश्चिम बंगाल की करोड़ों माताओं बहनों का ये प्रोटेस्ट में उतरना नकली है? क्या ये सभी युवाओं का आज आरजी कर के नाम पर राखी बांधना नकली है? मैं जानना चाहता हूं, क्या देश का रोष नकली है? क्या सब कुछ एआई से हो रहा है? क्या कोई घटना भी नहीं हुई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये जो मैं पूछना चाहूंगा अंतिम, आपके तमाम सवालों का सम्मान है, पर हमारे केंद्र में केवल राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज में हुआ हादसा नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान केवल पश्चिम बंगाल के हालात पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि पूरे देश में डॉक्टर जिस असुरक्षा के वातावरण में काम कर रहे हैं उसको लेकर बताई गई चिंता है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि हम देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स और युवा डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता को लेकर, और हम तटस्थ नहीं रहेंगे। टास्क फोर्स का गठित करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप ममता बनर्जी की सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पर 10 साल से केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है। क्यों आप ऐसा वातावरण बना पाने में नाकाम रहे कि देश में चिकित्सक का भरोसा जाग पाता? क्यों देश भर के चिकित्सकों को अपना काम बंद करना पड़ा? क्यों सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिकित्सा के पेशे में हड़ताल जैसी व्यवस्था का सहारा लिया गया? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे प्रत्युष सिंह जी, या केवल ममता बनर्जी को कोसने का अतिरिक्त और कुछ कहने के लिए आपके पास नहीं है? मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ तो आप जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने विशेष प्रावधान दिए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, और यह भी कहा है कि हर घटना में यदि कोई मृत्यु होती है तो डॉक्टर पर सीधे केस नहीं हो सकता बिना किसी मेडिकल कार्यवाही की। जिस प्रकार से डॉक्टरों को पेशेंट पार्टी के रोज का शिकार होना पड़ता है प्राकृतिक मृत्यु के लिए भी, उसमें डॉक्टरों को सुरक्षा देने का काम भारत सरकार ने किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 साल पहले डॉक्टरों पर जो अत्याचार हुआ था उस समय भी पूरे देश भर में डॉक्टरों ने सीज वर्क किया था। उसके संदर्भ में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आज तो कोई कदम उठाया। तो प्रत्युष सिंह जी का मानना है भारत सरकार ने तो बहुत काम किया है, गड़बड़ जो हो रहा है वो केवल पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मेरे साथ में डॉक्टर राकेश गुप्ता जी मौजूद है। क्या कहते हैं राकेश गुप्ता जी? पूरे देश में अभय है, भय अगर है कि तो केवल पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी की सरकार के कारण है। बाकी सारी जगह चिकित्सक बहुत निश्चिंतता के साथ बेहद सुरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं। फिर भी क्या बात है, आप लोग पूरे देश में हड़ताल कर देते हैं? ऐसा आप क्यों करते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी? हिमांशु जी, मैं अपने सभी साथियों को जो डॉक्टर के सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं उनसे उनके सुर मिलाकर एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों के हमले मुझे लगता है कि राष्ट्रव्यापी समस्या है, और डॉक्टरों का जो सुरक्षा के वातावरण में काम करना है वो केवल डॉक्टर्स के लिए नहीं है, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। आज हमारे देश में हेल्थ स्ट्रक्चर का सिनेरियो ये है कि महिलाएं बहुतायत में हैं जी। कोविड के समय में डॉक्टर्स ने जो बहुत शानदार काम किया है, इसी व्यवस्था के भरोसे अब वो अपनी सुरक्षा और के हकदार हैं।
जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना हुई है, हमारी बेटी ने शहीद करके पूरे देश में यह है कि हम लोग डॉक्टर की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो, उन्हें सुरक्षा का वातावरण दें। और डॉक्टर यदि सुरक्षित है, स्वास्थ्य कर्मी यदि सुरक्षित है, जो इमरजेंसी आवर्स में काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के और हेल्थ सेक्टर के काम की क्वालिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। जो बच्चियां रात को ड्यूटी करती हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्ची की डेथ हुई सेमिनार रूम में, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। डॉक्टर्स की वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। पिछले दिनों नेशनल टास्क फोर्स बनी थी नेशनल मेडिकल कमीशन की, उन्होंने डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर एक सर्वे किया है, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर सर्वे किया है। और नेशनल मेडिकल कमीशन के जो रिकमेंडेशन डॉक्टर की वर्किंग कंडीशन, लिविंग कंडीशन, उनकी मेस की, उनकी हॉस्टल की कंडीशंस को लेकर रिकमेंडेशन आते हैं, वो राज्य स्तर में किसी भी राज्य में, मैं केवल बंगाल की बात नहीं कर रहा, सभी राज्यों की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं और वहां पर ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जहां तक मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, ये जो आज टास्क फोर्स गठित किया गया है, इस टास्क फोर्स के गठन से आपको कोई समाधान की उम्मीद है? ये टास्क फोर्स बताएगा कि अस्पतालों में सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या होना चाहिए स्वास्थ्य कर्मियों के। वो आईएमए के कई अधिकारी हमारे साथ अलग अलग चर्चा में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने बताया कि हमने विस्तृत रूप से प्रतिवेदन दिए हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। क्या वाकई देश की सरकार को पता नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए? जो आज टास्क फोर्स गठित हो गई तो अब पूरी उम्मीद है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोलकाता जैसा कहीं नहीं होगा, या कोलकाता के घटना को लेकर जो एक आक्रोश उपजा है, एक जो नाराजगी है, एक जो गुस्सा है, उसको ठंडा करने के लिए एक उपक्रम हो गया है। भाई टास्क फोर्स बन गया, शांत हो जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ, जब अगली बार फिर घटना हो जाएगी तो फिर से विचार कर लेंगे। देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि बहुत से डॉक्टर आपके परिवार के सदस्य जैसे हैं। 2018-19 में एक बहुत लंबी हड़ताल हुई और ऐसी ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी। उस समय अभी के स्वास्थ्य मंत्री भी स्वास्थ्य मंत्री थे, जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अस्पताल परिसरों में हिंसा रोकने के लिए एक अलग कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। और आपको सबको मैं ये बता दूं कि 28 राज्यों में इस प्रकार के कानून हैं जी, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कानून है लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है। थानेदार को पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई कानून है और इसमें अलग से जुर्म दर्ज करने की जरूरत है। उस कानून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास 2018-19 में भेजा हुआ है और 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये आ गया कि अलग से अस्पताल परिसरों के लिए और डॉक्टर्स के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है सुरक्षा के लिए। प्रत्युष जी ने जो जानकारी दी वो बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर्स के ऊपर जुर्म दर्ज नहीं हो सकता और डॉक्टर्स के ऊपर हमले के लिए जुर्म दर्ज करने की बात किसी भारतीय न्याय संहिता में कही गई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो जब लगातार हमले होते हैं तब राज्य सरकारें उतना संज्ञान नहीं रहती और ज्यादातर जो हमले होते हैं वो सरकारी अस्पतालों में होते हैं। और मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार की सुरक्षा डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को देने की जरूरत आन पड़ेगी तो ज्यादातर अस्पताल अपनी जो कार्य संस्कृति है उसको सुधार पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहिए। ये टास्क फोर्स आपके मन में कोई उम्मीद जगाती है? ये आपका मानना है कई ऐसी कमेटियां पहले भी बनी है, एक कमेटी फिर बन गई है? देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी आशा की अंतिम किरण है। इतने हंगामे और इतनी हड़तालों के बीच में स्वतः संज्ञान लेना एक उम्मीद तो जगाता ही है। उम्मीद बनी रहेगी और जो लोग इसमें नामित हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, वो हमारे प्रोफेशन के बहुत भरोसे के और बहुत अनुभवी लोग हैं। उन्हें मालूम है कि टास्क फोर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन देने होंगे। पूरा अपना उन्होंने प्रोफेशनल कैरियर अस्पतालों के प्रशासन और अपने टेक्निकल अनुभव में गुजारा है। यदि टास्क फोर्स वास्तव में कोई रिकमेंडेशन देता है, मुझे लगता है कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और शायद दूसरे कैबिनेट सेक्रेटरी भी हैं इस टास्क फोर्स में। मैंने 7 लोगों जो ये कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी के अंतर्गत भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल किए गए। पर चिकित्सा जगत के 8 बड़े नाम इसमें शामिल हैं,
जिसमें सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन जो महानिदेशक हैं, निदेशक है चिकित्सा सेवाएं नौसेना डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी एम्स जोधपुर, डॉक्टर सौमित्र रावत गंगाराम हॉस्पिटल, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, डॉक्टर पल्लवी सैपले और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, तमाम नामचीन नाम इसमें शामिल हैं। उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है, कुछ बड़ा कर देगा, लेकिन इस केस के संदर्भ में क्या कुछ हो रहा है बताया जा रहा है कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की हत्या की गई थी। हमारे साथ में रामनिवास जी हैं। रामनिवास जी, खबरें तो आपके पास से भी गुजर रही हैं, अलग अलग कहानियां किस्से भी तैर रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप? ममता बनर्जी ने बताया था 90% केस तो हमारी पुलिस ने सॉल्व कर लिया, 10% सीबीआई को करना है। हाई कोर्ट ने इस बात में नाराजगी जताई थी 5 दिन के अंदर में, 5 दिन में अभी तक आप पता करके नहीं दिए, सीबीआई को देते हैं और सीबीआई को दिए हुए 7 दिन हो गए हैं, अभी तक ये पता नहीं है एक आदमी का काम, 5 आदमी का काम, किस लिए काम, कहां पर काम तमाम। थोड़ा रोशनी दीजिए ना कि कुल मिलाकर ये बर्बरता, ये दरिंदगी, ये हत्या राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तूल पकड़ रही है या वाकई ये संवेदना है जिसमें एक पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की अभिलाषा है जो लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार है। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और पीड़िता का परिवार जो है उसके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना है और हम सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ी दुर्घटना और शर्म का विषय है ये। सबसे पहले तो ये जो सीबीआई का काम है बहुत अच्छे तरीके से सीबीआई करेगी, क्योंकि कई विवेचना में जानकारी जो समय से पूर्व देना उनके लिए उचित नहीं होता, इसलिए वो शायद जानकारी नहीं दे रहे होंगे। लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी प्रोफेशनल एजेंसी है तो उसके काम पे किसी प्रकार का शक या शुबा नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से काम वो निकाल के देंगे। दूसरा, जो पूर्व के अनुमानों के अनुसार ये कोई एक बड़ा रैकेट वहां जरूर काम कर रहा होगा, जिसमें कि कुछ वहां के जो मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारी और या बाकी लोग भी रहे होंगे, जिसमें कि वो हमारी जो शहीद हो गई एक तरीके से जो उन डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बनती दिखाई दे रही होगी, जिसकी वजह से उसकी बाकी लोगों ने हत्या की और बाकी जी जघन्य अपराध किया है। इस विषय पर मैं एक जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इसका संज्ञान लिया है, बहुत अच्छा काम है। टास्क फोर्स बना, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें इसके अच्छे नतीजे आएंगे। लेकिन एक काम जो कि मैं आज आपके माध्यम से कि एक तो जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी सब पूरे देश का और सभी जिलों का और सभी प्रदेशों का, वो नीचे जा रहा है। जब उसमें भारत सरकार को भी और प्रदेश सरकारों को भी उसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दल उसमें यदि ठीक तरीके से उसमें संज्ञान लेकर काम करेंगे तो देश के भले के लिए है। इसमें भी अब क्योंकि ये बंगाल का मामला है तो बाकी प्रदेशों ने ज्यादा रुचि ली है, लेकिन अपराध बहुत जघन्य है और वहां की सरकार ने भी बचाने का प्रयास किया है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरा, वहां की पुलिस का काम भी बहुत ही, जिसको मैं कहूं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में बहुत खराब काम है। और उसके बाद जो उन्होंने कि जिन लोगों ने कुछ आंदोलन किया उनको नोटिस भेजना, उससे भी ज्यादा खराब बात है। पहले आपने कोई अच्छे से काम किया नहीं। दूसरा, यदि कोई जिन लोगों ने आवाज उठाई उनकी एक तरीके से कानूनी रूप से आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है, उससे भी ज्यादा खराब है। और कोई कानूनी इस प्रकार से आवाज दबाई भी नहीं जा सकती। और इस प्रकार की जो कार्रवाई बंगाल पुलिस के द्वारा की जा रही है उसको जो है न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा राणा, 2-3 चीजों पे आप टिप्पणी दीजिए ना, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरत जताई है, नाराजगी जताई है कि एफआईआर बड़ी देर से दर्ज हुई और एफआईआर भी अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज नहीं कराई। सुबह घटना संज्ञान में आई है और एफआईआर रात के 11:15 बजे के करीब दर्ज हुई है। इस विलंब को आपका अनुभवी मन किस दृष्टि से देखता है, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। दूसरा, जो खबरें अलग अलग तरीके से आ रही हैं, तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष को एक संदिग्ध के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा जताया जा रहा है कि संदीप घोष कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हुए थे। आपसे जानना यह चाहता हूं कि खबर यह आ रही है कि संदीप घोष से सीबीआई पिछले 4 दिन में तकरीबन 55 घंटे की पूछताछ कर चुकी है।
पर संदीप घोष की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। पहले तो यह बात आती थी कि राज्य सरकार का संरक्षण संदीप घोष को है। यह सीबीआई 55 घंटे की पूछताछ कर रही है, पर संदीप घोष गिरफ्तार नहीं है। इस पर आप एक अनुभवी पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते से क्या सोचते हैं, थोड़ा बताएंगे? तो डॉक्टर साहब, ये पहले जो प्रथम सूचना पत्र FIR दर्ज कराने की बात है, इसमें थोड़ी सी अलग अलग प्रदेशों के अंदर CRPC के तहत जो है हल्का सा अंतर है जी। यदि ज्यादातर प्रदेशों में क्या है कि सेक्शन जो पुराना CRPC था, सेक्शन 154 CRPC में सीधे FIR कर लेते हैं जी। लेकिन यदि कोई ऐसा लगता है कि अननेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, तो उसमें पहले सेक्शन 174 CRPC में करते हैं। और उन्होंने जो बंगाल पुलिस ने 174 CRPC में FIR दर्ज की, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को है। तो वो जो आज तथ्य प्रस्तुत हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष में कि सब FIR समय पे कर ली थी, बाद में उसको 154 CRPC के तहत 10-12 घंटे के बाद प्रस्तुत किया गया जी। तो एक टेक्निकल इशू है जिसमें कि पहले यदि जब एकदम ऐसे लगता था कि भाई सीधा इसमें कोई हत्या का अपराध है तो उसको अननेचुरल डेथ पहले से नहीं मानना था, लेकिन इसमें कोई एक तरीके से कहें कि त्रुटि जिसको कि कानूनी त्रुटि नहीं कह सकते, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे माना है जी। तो दूसरा ये है कि लेकिन यदि आम जनता के लिए, क्योंकि बहुत एक गहन विषय है, तो पहले ही कलकत्ता पुलिस को 154 CRPC में अपराध कायम कर लेना चाहिए था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आत्महत्या का प्रयास नहीं, जब इतनी चोटें बाहर दिखाई पड़ रही हैं तो पहले ही समय से वो हत्या का अपराध प्रतीत हो रहा था क्योंकि जब इतनी चोटें हैं तो कोई सुसाइड करने वाला 1 या 2 चोट गोली मारेगा या जहर खाएगा, डॉक्टर के 2 ही कारण थे, तो उसमें प्रतीत होता है। तो वो FIR की बात है, जो कि आम जनता जो भ्रम हो रहा है वो उनका भ्रम ठीक है। कलकत्ता पुलिस ने उसमें जो देरी की है वो टेक्निकली भले ही नहीं माने, लेकिन स्पष्ट रूप से वो देरी प्रतीत होती है जी। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट ये CBI की। तो CBI ने जो 55 घंटे उनसे पूछताछ की है, उसमें शक जो है प्रशासन को और आम जनता को हुआ कि उनको ट्रांसफर किया गया, फिर तुरंत उसको अदला बदली की, तो एक शक जो वेस्ट बंगाल की कार्रवाई उससे गहरा गया। और उसका दूसरी बात यह है कि जो, क्योंकि मैं तो बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन पूर्व के अनुभव के आधार पर यह बता सकता हूं कि इसमें कोई ना कोई बड़ा रैकेट है, और वो बड़ा रैकेट बिना प्रिंसिपल के, कोई सहयोग के या उसके संरक्षण के बिना चल नहीं सकता। वो कुछ प्रकार का रैकेट है, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। और 55 घंटे की पूछताछ में, क्योंकि CBI एक अपने वो अंतरराष्ट्रीय रैकेट है कि स्थानीय रैकेट है, तो वो CBI में हो सकता है कि वो उनकी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टैक्टिक्स का होगा कि उसको डिले करके उसको अरेस्ट करें ताकि सारे तथ्य मौजूद आ जाएं, तब वो अरेस्ट करेंगे। इसलिए उनके ऊपर पूरा शक है और मुझे भी लगता है कि वो इसमें केस में मुलजिम है, क्योंकि अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन पूर्व अनुमानों के आधार पर जरूर है कि वो आगे इसमें मुलजिम बनेंगे। तो संदीप घोष को एक रणनीति के तहत हो सकता है कि अभी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा हो, पर आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में गठित हुआ है, इससे मामला और उलझ गया या सुलझने की दिशा में आगे बढ़ गया, यह समझना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश राय जी थे। क्या कहते हैं राजेश राय जी, आज की सुनवाई कहीं जांच प्रक्रिया को प्रभावित तो नहीं कर देगी? भाई सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जरा संभल कर चलो, या सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इसलिए ठीक ठीक चलो, क्या कहते हैं राय साहब? देखिए, ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और इसमें काफी आगे बढ़ जाता और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि काफी क्राइसिस होता, डॉक्टर्स का स्ट्राइक और सारी चीजों, तो कोर्ट ने सही टाइम पे इसमें इंटरफेरेंस किया। अब ये देखना है कि कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है, तो इससे लग रहा है कि चीजें अब जो है कि स्लॉपी नहीं रहेंगी और जो है कि कॉन्क्रीट सोल्यूशन आएगा इसमें, जो ऐसा लग रहा है देखने में। जी। पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई की, उस सुनवाई में जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों से आपको क्या महसूस हुआ? सुप्रीम कोर्ट अस्पताल प्रशासन को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट पुलिस प्रशासन को संदेह की दृष्टि से देख रहा है, या सुप्रीम कोर्ट देश में चिकित्सकों के संदर्भ में व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है? बतौर वकील आप किस नतीजे पर पहुंचे आज? देखिए, इसमें प्रिंसिपल जो मेडिकल कॉलेज के थे उनके ऊपर कई बारी चीफ जस्टिस ने एक पॉइंट आउट किया, और उस पर तो एक क्लियर जाता है कि उन्होंने
कभी ऐसी घटना हो जाती है तो मैंने देखा है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है रादर उसको जो है कि अच्छे तरीके से और सामने ले आए और उसमें जो है कि कल्प्रिट को सजा मिले। पूरा सिस्टम ऐसा बन गया है कि नहीं जी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटना है, तो प्रिंसिपल स्टार्ट हुआ और आगे पुलिस में और आगे स्टेट गवर्नमेंट और ये सब जो है कि आगे चलता रहा है। तो ये चीज जो है कि अगर सही ढंग से हुए तो फिर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन इतनी देर के बाद FIR हुआ, पहले ये बोल रहा है कि सुसाइड है, तो ये सारी चीजें जो है ना देखने के बाद चीफ जस्टिस को ये लगा है कि ये कहीं ना कहीं कवर अप किया जा रहा है। और कवर अप जो मुझे लगता है इन द बैकग्राउंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शर्क करने की बात है, उससे हटने की बात है जी। जो नॉर्मली प्रशासन भी कर रहा है और जो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल जो है वो भी कर रहे हैं, और आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा राय साहब, एक विषय पर और आप अपनी स्पष्टता दें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज एक टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स के द्वारा जो कुछ भी रिपोर्ट दे दी जाएगी उसका क्रियान्वयन देश की सरकार या राज्य की सरकारों के लिए कितना बाध्यकारी रहेगा? या रिपोर्ट तो सरकार के पास हमेशा ही आती रहती है, एक और कागजों का पुलंदा सरकार के पास पहुंच जाएगा। एक स्टेप है और पॉजिटिव स्टेप है, और ये समझते हैं कि इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी देखना चाहिए। डॉक्टर्स ने बहुत टाइम से डिमांड करी थी कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, और ये एक तरीके से जो है कि सेंटर को एक्ट करना चाहिए था। इसमें समझ नहीं आया कि अभी तक इसमें क्यों नहीं कोई अलग से प्रोटेक्शन एक्ट बना, और ये टास्क आएगा और एक स्टेप है, स्टेप फॉरवर्ड। और स्टेप तो ठीक है राय साहब, सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है ना तो उम्मीद थोड़ी ज्यादा बन जाती है। हमारे साथ में बातचीत में पैनलिस्ट कह ही रहे थे, राकेश जी भी कह रहे थे, भाई हमारी उम्मीद की आखिरी किरण सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स गठित कर दी जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये जानने में है बतौर कानूनविद कि इस टास्क फोर्स के द्वारा जो कुछ अनुशंसाएं की जाएंगी, जो कुछ रिकमेंडेशन किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के लिए कितना बाध्यकारी होगा, या कुल मिलाकर विचारणीय रहेगा, क्रियान्वयन कोई बहुत जरूरी नहीं होगा? जी आपने जो बात कही है वही है, बाइंडिंग तो नहीं हो सकता लेकिन एक तरीके से पर्सुएसिव रहेगा। और अगर इंटेंशंस क्लियर रहे और टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस होंगी अगर अच्छी होंगी तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर एक्ट भी करे और करना चाहिए। अदरवाइज इसमें एक पब्लिक का ओपिनियन बनेगा और उससे जरूर प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर टू फॉर्म एक प्रोटेक्शन, एक नैतिक दबाव ही अधिकतम बन सकता है, ऐसा राजेश जी की बात से मुझे प्रतीत होता है। और मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, बड़े पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी। आज जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ, प्रेम कुमार जी, किसको ज्यादा शर्मसार होना चाहिए? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मौजूद राज्य सरकार को शर्मसार होना चाहिए? दिल्ली में बैठी सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को शर्मसार होना चाहिए? या इस देश का एक अदद नागरिक होने के नाते हम सबको शर्मसार होना चाहिए? सिर्फ शर्म से ज्यादा झुक जाना चाहिए? डॉक्टर साहब, शर्मसार होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही उम्मीद छोड़ दी है कि कोई शर्मसार होगा, अन्यथा टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? टास्क फोर्स का बनना सरकार के विभिन्न अंगों के फेल्योर होने का एक प्रमाण है जी। और लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही चिंतित कि एग्जीक्यूटिव का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी चिंतित हैं। हड़ताल खत्म करने की अपील सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। क्या आपको हड़ताल खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाना पड़ गया? आपकी चिंता हड़ताल है या क्राइम है, जो अपराध है वो है? कई सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैदा हो रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स की मांग प्रोटेक्शन की आज की नहीं है, तो डॉक्टर्स की इस मांग को डॉक्टर बेटी के साथ जो घटी घटना है उससे जोड़ दिया गया और डॉक्टर के प्रोटेक्शन सबसे पहले प्राथमिकता पे आ गए। आप बताइए घटना कहां घटी है? डॉक्टरों के बीच में घटी है।
बाहर से कोई अपराधी नहीं आया मारने के लिए, वहीं के लोग जो जिनकी आवाजाही थी वही प्राइम सस्पेक्ट भी है, जो हमेशा हॉस्पिटल में रहता था। अलग बात है कि गैर डॉक्टर व्यक्ति है, लेकिन डॉक्टरों की मांग में डॉक्टर की हत्या हो रही है और डॉक्टर प्रोटेक्शन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और वो प्रोटेक्शन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट को सबसे प्रमुख दिख गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है। और प्रोटेक्शन हम क्या यहीं पर मरीज के प्रोटेक्शन की नहीं चिंता करते? हमने नहीं देखा कोरोना के समय में डॉक्टरों ने मरीजों के साथ क्या किया? भाई वो भी तो सवाल है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। डॉक्टर समूह भाई इकट्ठा है, उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? वक्त भी नहीं है उस पर बात करने का। मैं बस एक पॉइंट बता रहा हूं। जो बात आशंका वहां जताई जा रही कि कुछ बड़ा हुआ है, कुछ रैकेट है, इस पैनल में भी चर्चा हुई कोई रैकेट है, तो रैकेट है किसके बीच है? डॉक्टरों के बीच ही तो है, डॉक्टर ही तो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट दिख ही नहीं रहा है बात करते हुए। भाई बेटी की हत्या क्यों हुई? यहां तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है ना, क्यों हत्या हुई? एक पर्सनल दुश्मनी थी क्या? अचानक आइसोलेट होकर के यूं ही एक बलात्कार की घटना है? क्या है? जब तक वो फाइंडिंग्स नहीं आएंगे, ये डॉक्टर का प्रोटेक्शन एक डिफरेंट मुद्दा है, इससे डॉक्टर की बेटी के हत्या और बर्बरता का कोई संबंध नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, जो कुछ भी इस जघन्य हत्याकांड के बाद से घटित हो रहा है, उसमें इस तकलीफ को, इस आवाज को आप कितनी मुखरता से महसूस कर रहे हैं कि उस पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर आ गए? या जो ममता बनर्जी पिछले 15 साल से 17 साल से अजय योद्धा बनकर वहां बैठी हुई हैं, बोले अब मौका आ गया है, इस मुद्दे पर निपट जाएंगे। क्या देख रहे हैं आप? सियासत देख रहे हैं या न्याय की चाहत देख रहे हैं? ममता बनर्जी क्या इस समय पर आपको एक हारी हुई योद्धा देख रही है या एक वाकई पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरी हुई न्यायप्रिय महिला दिख रही है? इस पर भी टिप्पणी दें प्रेम कुमार जी। जी जी, बिल्कुल सही सवाल भी है। वे ऑफ पॉलिटिक्स जो ममता बनर्जी की रही है, वो इस घटना में फेल हुई। उनके राजनीति करने का तरीका फेल हुआ है, असफल। और दूसरी तरफ देश भर में जो जनता निकल रही है, कैंडल मार्च कर रही है, तो हमें एक उम्मीद भी जगती है कि आसपास घटी दूसरी बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी जनता अब ऐसे ही जागरूक होकर के मार्च करेगी, निकालेगी। एक उम्मीद जगती है, होगी कि नहीं होगी एक अलग बात है, एक जागरूकता का भी प्रश्न है। लेकिन राजनीतिक रूप से उस घटना को, कोलकाता वाली घटना को बहुत तरीके से बदला गया है। इसमें अपोजिशन, वहां बंगाल के अपोजिशन का भी अपना रोल है, जैसा ममता बनर्जी बोलती हैं। और ममता बनर्जी का भी जो तरीका था इस घटना से निपटने का, मैंने पहले कहा कि वो फेल हुआ है, सफल हुआ है, क्योंकि उनके प्रयास के बावजूद जनता बड़ी संख्या में सड़क पर आई है। जनता मानती है कि जो हुआ है उसको रोकने में ममता सरकार नाकाम रही है। तो ये ममता सरकार की विफलता के रूप में हम जरूर देखते हैं। जी, तो ममता सरकार की विफलता के रूप में हम जरूर देखते हैं। हमारे साथ में इस मामले में लगातार निशाने पर आ रही तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता फरीद खान जी जुड़ गए। फरीद खान जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठे हैं, वो सवाल सीधे तौर पर आपकी सरकार पर उठे हैं। इस मामले में आपकी सरकार के रहते जो कुछ भी हुआ है, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी साफ तौर पर दिखी है। क्या कहते हैं आप? एक संजीदा मामले को, एक गंभीर मामले को लीपापोती करने की कोशिश की गई, कमोबेश ऐसा प्रतीत हुआ सुप्रीम कोर्ट के सवालों के दौरान। कपिल सिब्बल जी जैसा धुआंधार वकील निस्तेज सा महसूस हुआ। क्या कहते हैं फरीद खान जी? जनता को न्याय दिलाने के दावे के साथ सत्ता में आई ममता बनर्जी जन भावनाओं को समझ पाने में नाकाम हो गई और जन सुरक्षा के मुद्दे पर भी नाकाम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक घटना तो घटी है जो दर्दनाक है और जघन्य घटना है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसके लिए हम सब शर्मिंदा भी हैं जी। मगर इसमें अगर ये कहा जाए कि इसमें कुछ लीपापोती हुई है या कुछ और भी जिसके पीछे बहुत सी कहानियां बना रहे थे विपक्ष के लोग, तो ये सारी घटनाएं गलत। अगर आप देखिए इसको सही से कि हमारी ममता बनर्जी की जो चिंता है कि हमने सबसे पहले ही दिन जो कल्प्रिट था उसको अरेस्ट किया, उसके बाद हमारी नेत्री हॉस्पिटल में गई और उनके बच्ची के पेरेंट के घर गई।
और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो भी कमी रह जाएगी आप बताइएगा, मगर आप और कोई भी फ्री आप जो भी बोलिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, अगर आप सीबीआई में भी जाने के तैयार हैं, हालांकि हमारी पार्टी कभी भी सीबीआई के फेवर में नहीं रहती, हमारी नेत्री भी, और उसके बावजूद भी हमने कहा कि अगर आप सीबीआई में जाने के लिए भी तैयार हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आप देखिए, हमने अपने ही पुलिस को, अपने ही कमिश्नर को वहीं खड़े होकर सिर्फ 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन के अंदर यानी रविवार तक हमें इसका रिजल्ट चाहिए। मगर इस बीच में विपक्षी लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से सीबीआई का ऑर्डर हुआ, हमने उसका स्वागत। मगर आज देखिए, आज 8वां दिन है, हम भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकाले, मगर आज 8 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हम भी डिमांड करते हैं जस्टिस हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई जो काम कर रही है जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा फरीद खान जी, आपने 7 दिन का समय दिया पुलिस को इस मामले को सुलझाने के लिए, पर 4 घंटे का समय लिया उस प्रिंसिपल को नई नियुक्ति देने के संदर्भ में, जो इस राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज में गुनहगार के तौर पर देखा जा रहा है। 7 दिन देना आपको मंजूर था पुलिस को, पर इस कॉलेज के प्रिंसिपल का 4 घंटे भी खाली रहना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत और बेहतर मेडिकल कॉलेज में पदस्थापना। सारा देश थू थू कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा रहा है। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी फरीद जी? अभी तो किसी भी चीज का कुछ खुलासा नहीं हुआ है। जब खुलासा होगा, जो भी कल्प्रिट होगा, अगर हम कटघरे में खड़े हैं तो हम भी खड़े होंगे, या सामने वाला जो भी होगा खड़ा होगा। अभी सीबीआई के हाथ में है, इसमें और ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। अरे फरीद जी, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल का फैसला चौक चौराहे पर पान गुटखा खाने वाला नहीं लेता है, सरकार के द्वारा लिया जाता है। और वो भी सरकार किसकी? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की सरकार ने फैसला लिया कि हम इन प्रिंसिपल साहब को, जिनका नाम डॉक्टर संदीप घोष है, अब यहां का प्रिंसिपल बनाते हैं। आप 10 दिन में अभी तक ये नहीं खोज पाए कि 4 घंटे में उनकी नियुक्ति क्यों जरूरी हो गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने आज आपको इतना सुना दिया। ऐसा क्यों किया आपने? इसीलिए आपको कह रहे हैं कि अभी मैटर हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। मगर आप ये देखिए कि हमने उनको वहां से हटाया, और आज जिस तरह से हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भाई लोग स्ट्राइक पर हैं, उनका एक अलग, उनको किसी चीज का बुरा ना लगे, या बहुत सी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज की गई, मगर उनको वहां से हटाया गया। मगर अब जब मैटर हाईकोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो उस पर अब मैं समझता हूँ कि हम लोगों की ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। और अब जो भी चीज है, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस चीज को क्लियर करे। फरीद जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि टीएमसी में कुछ लोग ममता बनर्जी से आगा गए हैं? कुछ लोग ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखो, संदीप घोष का ऑर्डर निकाल दिया, इसके बाद में राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज पर 14-15 की रात को हमला भी कर दिया। ममता बनर्जी पूरे देश में सवालों का जवाब देने से बचती दिखाई दे रही हैं। एक मजबूत नेता कलकत्ता जैसी जगह पर एक मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाया। क्या कहते हैं आप? इसमें भाजपा का हाथ है या टीएमसी के कुछ असंतुष्टों का हाथ है? देखिए, घटना हुई है, शर्मनाक घटना है, जघन्य घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन क्या है कि अभी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कम, लेकिन राजनीति करने के लिए विपक्ष ज्यादा जाते हैं। आप देख रहे थे, और हम भी, और हम लोग भी, हमारे आदमी भी, और पूरे बंगाल के लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जायज है, करना भी चाहिए, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर आप देखिएगा कि शुरू में पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन के बाद, अब जो 10 दिन के बाद जो आ गया है कि उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए। दरअसल सीपीएम को जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीपीएम का दुख 34 साल का थोड़ा था, और उसके बाद भाजपा भी 3 टर्म से इंतजार कर रही है कैसे उनको हटाया जाए। आज उनको मौका मिला है, इसलिए वो जो चीज चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। जिस तरह से 14 तारीख की रात को हॉस्पिटल में हमला किया गया, हॉस्पिटल के कम से कम 100 करोड़ का सामान तोड़ दिया गया, उन्हें यह भी परवाह नहीं हुई कि इमरजेंसी में जो लोग आते हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों को परेशानी हो सकती है, और उनका ये था कि राजनीति का है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
ये सही बात है कि हम कहीं ना कहीं एक घटना घटी है उसमें बैकफुट पर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल के पूरे लोगों को बदनाम किया जाए, बंगाल के पूरे लोगों को तकलीफ दी जाए। अच्छा, एक बात बताइए फरीद खान जी, ये तो आप मानते हैं ना कि अस्पताल परिसर की सुरक्षा करना आपकी सरकार की जिम्मेदारी थी। आप ये भी मानते हैं ना कि 14-15 अगस्त की आधी रात को जिस तरीके से हमला हुआ मेडिकल कॉलेज परिसर में, इमरजेंसी वार्ड में जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई, आप स्वयं बता रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का सामान तोड़फोड़ दिया गया, यह आपकी सरकार की नाकामी है। इस नाकामी के चलते किस पर कार्रवाई हुई? देखिए, उसके बाद ही कार्रवाई को आपको संडे तक रिजल्ट मिल जाता, मगर आपने देखा कि बुधवार और या बृहस्पतिवार से सीबीआई का ऑर्डर हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, उसका तो हमारे हाथ बंद गए। अरे रुकिए ना फरीद जी, मैं बात कर रहा हूं 14-15 अगस्त की रात को मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले के संदर्भ में पुलिस नाकाम रही। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और उनके अधीन जो पूरा दस्ता है वो मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा नहीं दे पाया। राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड की सुरक्षा नहीं कर पाई। इस नाकामी के लिए आपकी सरकार ने किस एक इंस्पेक्टर, किस एक डीएसपी, किस एक एसपी या किस कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई कर दी? या आपके संदर्भ में आरोप है आपके संरक्षण में ही यह सारी घटना को अंजाम दिया गया? क्राइम सीन को डिस्टर्ब करना था, साक्ष्य मिटाने थे, सबूत हटाने थे, सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया, इसलिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं फरीद जी? आपका सोचना, आपका बोलना बिल्कुल सही है, और कहीं ना कहीं ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली की जो चिट्ठी आई थी, पुलिस ने उसी बेस पर काम किया। कहीं ना कहीं पुलिस से कुछ ना कुछ भूल जरूर हुई है, आई भी कहीं ना कहीं फेलियर हुआ। तो उसमें 60,000, जैसे कि आज सुना मैंने कि 60,000 गुंडे थे जो ये पूरा प्लानिंग करके आए थे। तो ये कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस से भूल कहीं ना कहीं हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सीट बन चुकी है, इंक्वायरी चल रही है, जो भी दोषी होगा, चाहे वो नीचे से लेवल का या चाहे टॉपेस्ट लेवल का, कोई भी होगा, ये ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो किसी को बख्शेंगी नहीं, ये मैं आपको एतमाद दिलाना। किसी को बख्शेंगे नहीं, फरीद खान जी कह रहे हैं। प्रत्युष सिंह जी, कितना भरोसा बन रहा है फरीद जी के इस दावे पर? देखिए, उनकी बातें जो है वो पूर्णतः हास्यास्पद है जी। क्या ये सच नहीं है कि 14-15 अगस्त की रात को एकाएक जो भीड़ चली आई, उस भीड़ में जो लोग चिन्हित किए गए वो लोग कोई तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर का करीबी है, कोई वार्ड प्रेसिडेंट का करीबी है, और कोई व्यक्ति तो एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के रैली में चलता हुआ पाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि पुलिस बार बार प्रयास करने के बाद भी विपक्ष के किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को इस केस में इंप्लीकेट नहीं कर पाई है? ये तब जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि ये वाम और राम का षड्यंत्र, यानी लेफ्ट और राइट की साजिश है। यदि साजिश है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को आप इंप्लीकेट कर दीजिए। पर क्या ये सच नहीं है कि एक भी तस्वीर ऐसी नहीं पाई गई? जो भी तस्वीरें पाई गई है वो सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए लोग ही उसमें पाए गए। ऐसा क्यों? यहाँ पर पूर्व डीजीपी राम निवास जी हैं, मुझसे बेहतर, बहुत बेहतर जानते होंगे। सर, मैं आपके आगे लेकर बोलता हूं कि क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है कि पुलिस किसी भी प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज करके नहीं हटा सकती तब तक जब तक कि वहां पर प्रोटेस्टर्स की ओर से कोई वायलेंस ना हो? क्या कोलकाता पुलिस ने जानबूझकर ये करवाया ताकि वहां से कोई वायलेंस हो, जिसके एवज में, जिसके काउंटर में पुलिस पूरे प्रोटेस्ट को ही खत्म कर दे और डॉक्टरों का प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? क्योंकि 7,000 लोग कलकत्ता में जुट जाए। आरजी कर का जो रोड है वो कोई 2 लेन 4 लेन नहीं, वो सिंगल चैनल रोड है। वहां पर 7,000 लोग चले आए और पुलिस को पता भी ना चले। यहाँ का आईबी अगर भाजपा 400 लोग लेकर कार्यक्रम करती है तो कार्यक्रम करने के पहले हमें अरेस्ट कर लेती है, और 7,000 लोग लॉरी में कर पिकअप्स में कर पहुंच के आपको पता नहीं चला। ये पूरी असत्य बात है। और डॉक्टर हिमांशु जी, आप जो बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के पार्टी में कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर संजीव घोष को डॉक्टर CNMCH में रीइंस्टेट कर दिया गया 4 घंटे के अंदर। तो सर, मैं आपसे
इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कंट्रोल में है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर सीएनएमसीएच में डॉक्टर संदीप घोष को रिइंस्टेट किया गया तो ये सीधे रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के आदेश के द्वारा ही हुआ है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है, जब तृणमूल कांग्रेस के ही पूर्व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ये कहते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष गंभीर अपराधों में जड़ित है, और इसके बाद शांतनु सेन को प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाता है। इसकी पुष्टि तब होती है जब तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सांसद डॉक्टर सुखेंदु शेखर ट्वीट करते हैं कि डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई को कस्टडी में लेना चाहिए, और उसके बाद संदीप घोष के पास कोलकाता पुलिस का नोटिस आता है कि आपको जांच के लिए आना पड़ेगा, और सुखेंदु शेखर राय जी कोर्ट में मूव करते हैं कि मुझे अपने ही राज्य में अपनी ही पुलिस से खतरा है। तब इसकी पुष्टि होती है कि तृणमूल कांग्रेस में कोई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि माननीय ममता बनर्जी जी आज जनता के खिलाफ हो गई हैं, और हर उस प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो गई हैं जो वो सीपीएम के समय में विपक्ष की नेत्री होते हुए कहती थी कि यदि कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री उत्तरदायित्व लेगा। सिंह जी ने बड़े मौजूद सवाल उठाए हैं। फरीद खान जी इस पर खामोश रहना चाहेंगे या कोई स्पष्टता देना चाहेंगे? आप भाजपा से निपटने के स्थान पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को निपटाने में लग गए भाई, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? ये सबसे अच्छी बात तो ये कि भाई साहब ने जो बात कही मैं उसी पे चर्चा करना चाहूंगा कि ये पार्टी भाजपा नहीं, ये तृणमूल पार्टी है, और यहाँ हर इंसान को अपनी बात अपना पक्ष रखने का अधिकार। भाजपा में तो दिल्ली से यहाँ पर ये सांस भी लेता तो पहले दिल्ली से फोन करना पड़ता है कि सांस लेके नहीं ले। ये स्पष्ट करता है कि हमारी पार्टी में हर इंसान को, चाहे वो फरीद खान से लेकर शांतनु सेन या शुभेंद्र शेखर है, अपनी राय रख सकते हैं। सबकी अपनी राय रखते हैं तो उस प्रवक्ता के पद से हटा तो दिया आपने। क्या भाजपा को उदाहरण दे रहे हो फरीद खान जी? क्यों प्रवक्ता पद से हटाया सेन साहब को? हटा दिया गया है, लेकिन क्यों हटाया गया ये तो आपको नहीं बताया ना। वो पहले से उनके हटने की बातचीत चली थी, एक नई कमेटी बनी। अब इसको आप किस तरीके से मिले, अभी एक नई कमेटी बनी है, नए प्रवक्ता आएंगे, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, आपने भी कई बार फोन किया होगा, आपको नहीं मिले तो नहीं, ये चीज है। तो राय तो रखने का सबका अधिकार है, उनकी बेटी भी अपनी वहां डॉक्टर है और वो भी वहां के चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये संदीप घोष या उनका अपना कुछ मसला रहा होगा, इसको उसमें देखिए। अभी आप इससे पहले जो कमेटी थी वहां के आरजी पर की चेयरमैन है, तो ये वाली बात है। तो ये वाली बात है, फरीद खान जी इंकार कर रहे हैं। नहीं हमारी पार्टी तो बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। लेकिन रामनिवास जी आपसे पूछने के लिए मेरे पास एक सवाल है। वो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ये स्टेटस रिपोर्ट इस केस में क्या दिशा दे सकती है? ये डॉक्टर साहब, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि सीबीआई ने अब तक उस पर क्या क्या कार्रवाई की है, और सीबीआई का ये रहता है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरली करते नहीं। उन्होंने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अब तक जो विवेचना की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसको वो पूरा का पूरा वहां पे ले जाके अपना बताएंगे। और दूसरा जो आगे का कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है और किस दिशा में ये चीजें जा रही हैं, वो भी उसका लाइन ऑफ एक्शन जो आगे का वो ही बताएंगे। और कितना एविडेंस कलेक्ट हुआ है और क्या उसका साइंटिफिक बेसिस है, और किस तरीके से ये केस आगे सोल्व होने की कहां तक कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, क्या वो पूरा स्टेटस रिपोर्ट में जाकर उनको ब्रीफ करेंगे और एक सील्ड कवर में उनको जो माननीय उच्चतम न्यायालय में देंगे। तो उसके बाद उस पर वो अपना एक पूरी की पूरी, जिसको कहें कि पूरा प्रक्रिया जो आगे फॉलो करने जा रहे हैं, वो उसको प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, एक विषय पर मुझे जो हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, राजेश राय साहब, आपसे जानना चाहता हूँ। आज जो सुनवाई हो रही थी ना, कौन किसको किस माध्यम से निपटाना जा रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो अपने सॉलिसिटर जनरल है, तुषार मेहता जी नाम है, बड़े वकील हैं, सामने कपिल सिब्बल थे। तो तुषार मेहता जी ने कहा कि देखो यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पे इंचार्ज डीजीपी है, और ये डीजीपी का भी कंडक्ट कोई बहुत ठीक ठाक नहीं है। इन पर शारदा घोटाले के संदर्भ में सवाल हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल जी ने बताया कि भाई जिस कलकत्ता में ये घटना हुई है, वो कलकत्ता पुलिस तो डीजीपी के अंडर में ही नहीं रहती है। थोड़ा बताएंगे राय साहब, हो क्या रहा है? देखिए, बेसिकली आप भी समझ रहे हैं इस बात को, इसमें क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं स्लॉपीनेस जरूर है। और उसके लिए जो है, देखिए कुछ पॉलिटिकल बातें तो चल रही हैं, बाकी अब मुझे ऐसा लगता है जैसे सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना और बाकी चीजें,
अब इसमें कुछ ज्यादा निकल के आएगा नहीं जी। जो भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम सीन है वो सब कुछ जो है कि जो एकदम इनिशियल स्टेज पे होना चाहिए वो नहीं हुआ है जी। और अगर उसमें कोई एलिगेशंस वहां पे जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और आगे में जो है जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको भी जो है कि उस तरीके से ये समझना चाहिए अगर इस तरह का वारदात होती है तो इमीडिएट एक्शन होए और इस पे त्वरित कार्रवाई हो, ये राय साहब का कहना है। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं प्रेम कुमार जी वापस आपके पास हूं। ममता बनर्जी कई बार घिरी पर सफलतापूर्वक निकल गए, क्या लगता है इस बार ममता बनर्जी के अभिमन्यु होने का समय आ गया है? देखिए, परसेप्शन वाइज तो ये पहली घटना है पूरे ममता बनर्जी के शासनकाल में कि इस तरीके से जनता का आक्रोश उनको एक सोशल इशू पर झेलना पड़ा है और इसके बाद जो उन्होंने तरीके अपनाए वो तरीके बहुत जनता को पसंद नहीं आए। खास करके जो ममता बनर्जी ने जो प्रदर्शन निकाला, प्रोटेस्ट किया जी। उस प्रोटेस्ट को लोगों ने सही भावना से नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए और उसके समांतर पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट होने लगे। प्रेम कुमार जी, संदीप घोष का 4 घंटे में एक अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया जाना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी भूल थी या पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर सड़क पर उतरना ममता बनर्जी की ज्यादा बड़ी भूल थी? देखिए, पहले सवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सबसे महत्वपूर्ण माना है कि प्रशासनिक स्तर पर सही दिशा में काम नहीं हुआ। इसका जवाब देने में हमारे प्रवक्ता खड़े, उनको भी मुश्किल आ रही है कि उसका जवाब कैसे दिया जाए। और लेकिन मास के साथ चलना ममता बनर्जी की एक आदत रही है, शैली रही है, तो उस शैली को उन्होंने जीना चाहा पर इस बार थोड़ा उल्टा पड़ा है, ये मुझे लगता है। लेकिन ये भी सच है कि वो जो बोल रही है कि मुद्दा कुछ है और बनाया कुछ जा रहा है, उसमें भी दम है और वो बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। लेकिन तत्काल पूरा मामला जो है ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर एक सवाल तो उठाता कुल है। मिलाकर हम नतीजे पर पहुंचे तो मामले में दम है। अब इस दमदार मामले के चलते किसका दम निकल जाएगा कहना जरा मुश्किल है, लेकिन इस मसले के चलते क्या देश भर में चिकित्सकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो पाएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस पीड़िता को इस हौलनाक अंजाम का सामना करना पड़ा, क्या उसकी मृतात्मा को और उसके पीड़ित परिवार को वाकई न्याय मिल पाएगा और समय रहते हुए मिल पाएगा, ये उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल है। हमें इन सवालों के उत्तर का इंतजार रहेगा। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।